यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है, आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 21वीं कड़ी। शीर्षक है प्रतिक्रिया कोड और कृत्रिम बुद्धि। अरे भाई नसरीन, कहाँ है वो साक्षात्कार जिसका तुमने वादा किया था? मेरे पत्र का प्रश्न तो अभी भी अधूरा ही है। अरे कितनी जगह भी शेष बची है दोस्त, अभी तो पूरा कॉलम बचा है। यदि मैं संपादक महोदय को बताऊंगा तो यही जवाब मिलेगा, किसी विज्ञापन को लगा दो। मैं अपने पृष्ठ को बदसूरत नहीं करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, मैं आज सायंकाल को यह काम पूरा कर देती हूँ और कल तक साक्षात्कार तुम्हारी मेज पर होगा। क्या तुम अपने फोन पर इस साक्षात्कार को करने जा रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह पत्रकारिता पर धब्बा है, धब्बा। यह तो वही हुआ जैसे कोई गुमनाम फिल्म निर्देशक वापस किसी नई फिल्म के साथ पुनः छा जाना चाहता हो, और तुम इस साक्षात्कार को फोन पर करना चाह रही हो। अरे यार, इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचो। मैं पिछले मंगलवार को उससे मिली थी। वह काफी विचलित और दुखी था, इसलिए साक्षात्कार लेना उचित नहीं समझा। आज वह ठीक है। अभी अभी मेरे पास संदेश आया है और समझो कि साक्षात्कार हो ही गया। अच्छा, इसीलिए अभी आशा की किरण बची हुई है। अरे रोहित, अभी इतने उतावले मत बनो, सारा कार्य करना शेष बचा है। अच्छा ये बताओ, उधर गोपाल है क्या? बहुत कॉफी पीने का मन हो रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। इतने दयालु मत बनो तुम। भाई मैं जैसा हूं वैसा हूं। मुझे अपने लिए भी एक कप कॉफी चाहिए। अच्छा मैं जल्दी करता हूं। गोपाल, गोपाल। जी मैम। तुम कहाँ गए थे? मैंने 1 घंटे पहले तुमसे कॉफी लाने के लिए कहा था। मैम वो मुझे दोष मत दीजिए, संपादक महोदय ने मुझे कोने वाला कमरा साफ करने के लिए कहा था। मैं वही काम करने लग गया था और वो आपको बुला भी रही हैं। मुझे अब क्या पहाड़ आ पड़ा। ये गोपाल, तुम्हें कुछ पता है क्या? मैम कोई आइडिया नहीं है, पर वो दुखी लग रही थी। हाँ, मैं अनुमान लगा सकती हूँ। आज की शाम तो गई। मैडम आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ नसरीन, आओ बैठो। बस मैं ईमेल भेज दूँ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ये मैंने ईमेल भेज दी। क्या कोई विशेष बात है मैडम? हाँ नसरीन, कुछ विशेष बात है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो नसरीन, ये सब गोपनीय है और मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। हाँ मैडम, आप कहिए। यह सब बातें मुझ तक ही रहेंगी। देखो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, मेरा भी यही सोचना है। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है। मेरा मानना है कि जो संदेश हमारे प्रबंध निदेशक ने भेजा है उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे तो डर सा लग रहा है मैडम। हम एक नई तकनीक पर काम करना चाह रहे हैं। इससे हमें अपने प्रतिद्वंदियों के कार्यकलापों को समझने में आसानी होगी, हमें उन पर पकड़ बनाने में आसानी होगी और हम अपनी विकास की गति को बनाए रख सकेंगे। नया सिस्टम? हाँ, परंतु हर एक मीडिया घराने में कोई ना कोई तो होता ही है जो सूचनाओं को पास ऑन करता रहता है। यह एक चिंता का विषय हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है नसरीन। मेरे बारे में सोचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पर मैं ध्यान रखूंगी, इसलिए किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों को इस कार्य के साथ नहीं जोड़ना है। हमें पूरी तरह इसे गोपनीय बनाकर रखना है। ऐसी ही बात दूसरी जगह भी होती है।
इससे ही मालूम पड़ता है कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी किस दिशा में और किस गति से काम कर रहे हैं। वैसे मैडम होना भी चाहिए, परंतु वह नई तकनीक क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह तकनीक किस प्रकार सहायक हो सकती है? यही तो तुम्हारा रोल होगा। सिस्टम में सारी की सारी जानकारियां बुद्धिमत्ता पूर्ण डाली जाएंगी कि किस प्रकार मीडिया हाउस काम कर रहे हैं। इसकी मदद से हम एक नया मॉडल तैयार कर सकेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार दूसरे मीडिया हाउस काम कर रहे हैं। और यह सिस्टम हमारे सवालों के उत्तर तलाश कर सकेगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। इसलिए आज ही अपने कंप्यूटर और दूसरी चीज़ों को उस कोने वाले कमरे में ले जाओ। गोपाल ने उसकी सफाई कर दी है और बिजली के सभी पॉइंट्स को भी चेक करवा दिया है। तो आप ये कह रही हैं कि अब मैं पत्रकार नहीं रही, केवल गुप्त सूचनाओं की एक चौकीदार। धैर्य रखो, तुम वही हो जो अब तक थी, 100% एक पत्रकार। लेकिन इसके साथ साथ इस नए सिस्टम को अपडेट रखवाना है और तर्क संगत प्रश्न भी उठाने हैं। चिंता मत करो, कंपनी इस काम के लिए तुम्हें पुरस्कृत भी करेगी। लेकिन क्या मैं अकेले ही इस कमरे में काम करूंगी? तुम किस पर विश्वास कर सकती हो? रोहित पर? हाँ, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। तो ठीक है, मुझे तुम दोनों की जोड़ी पसंद है, लेकिन रोहित से पूछना होगा। यह सब आप मुझ पर छोड़ दें, जैसा आप चाहेंगी रोहित वैसा ही करेगा। नसरीन, हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है और बाकी तुम समझ सकती हो। मैम, बाकी आप मुझ पर छोड़ दें, सब ठीक ही होगा। बहुत अच्छा, अभी से नए काम की तैयारी शुरू कर दो नसरीन। धन्यवाद मैम। हेलो डियर, तुम्हारी कॉफी बर्फ जैसी ठंडी हो गई है और तुम्हारा वेटर रोहित इधर उधर आंखें फाड़ रहा है। पहले तुम आराम से बैठो, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। मामला बहुत गंभीर लगता है। छटनी और वेतन की कटौती की बात चल रही है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी बात मान जाओ, तुम्हारा वेतन बढ़ने जा रहा है। क्या कह रही हो? क्या मैंने कभी तलाक जैसी बात कही है? मेरा मतलब किसी अलग डेस्क की बात। आपको मेरे जैसा सहयोगी नहीं मिलेगा। अरे क्या पागलपन की बात कर रहे हो, कुछ नया ही है। हेलो नसरीन। हेलो हेलो, संध्या। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है संध्या, कहीं कुछ तनाव? सब कुछ ठीक तो है ना संध्या? नहीं, कोई तनाव की बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा नसरीन, संपादक मैडम क्या कह रही थी? सुना है तुम नए कमरे में शिफ्ट हो रही हो, लगता है प्रमोशन होने जा रहा है। संध्या, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और ही बात है। क्या? कुछ गोपनीय बात है, हमें नहीं बताओगी? संध्या, विश्वास करो, कोई नई बात नहीं है। मुझे अपने वर्तमान काम के साथ साथ रिकॉर्ड को रखने का काम भी दिया जा रहा है। बस। रिकॉर्ड? ये तो कोई भी गया बीता कर्मचारी कर सकता था। झूठ बोल रही हो नसरीन, कुछ और ही बात है। संध्या, यदि विश्वास नहीं होता तो मैं क्या करूं? आप संपादक मैडम से ही बात कर सकती हैं। ओह नसरीन, ऐसा क्यों कहती हो? मुझे क्या लेना? अच्छा, मैं अपनी डेस्क पर जाती हूँ। मुझे अपने पोर्टल पर उस तेंदुए की मौत की खबर को डालना है। अच्छा, चलती हूँ मैं। बाय बाय संध्या। बाय। अपना ध्यान रखना। बाय। अब मुझे समझ में आया, कुछ गंभीर मुद्दा है। वो कैसे? जिस तरह तुम सारी बातें संध्या से छुपा रही थी, तुम मेरे दिमाग को गोबर गणेश जो समझती हो। ओके, बहुत हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको एक शब्द भी किसी दूसरे को नहीं बताना है, ठीक है? ठीक है भाई, मैं वादा करता हूँ। हमारे प्रबंधकों ने एक नया निर्णय लिया है। क्या? बताती हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं नसरीन बोल रही हूँ। हाँ भगवानी, कैसी हो? लगता है तुम्हारा मोबाइल नंबर बदल गया है। हाँ मैडम, मैं इस फोन को कभी कभार ही काम में लेती हूँ। ओह ठीक है, समझी मैं। अच्छा सुनो, जो जानकारियाँ मैंने चाही थी, क्या हुआ उनका? हाँ, मैंने अपने दोस्तों से मालूम किया, वो कंपनी शहर से लगते हुए टाउन में भूमि खरीद रही है। मुझे जगह का तो पता नहीं, हाँ पर सिटी में तो नहीं है। अच्छा भगवानी जी, आप अपनी दृष्टि बनाए रखें।
वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। और कुछ कहना है आपको? नहीं 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 नासरीन जी, मुझे कुछ नहीं कहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर सूचित करें। ज़रूर ज़रूर। अच्छा नसरीन जी, मैं फ़ोन रखती हूँ। ओके, बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। यदि आप इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त कर सकती हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की क्या जरूरत है नसरीन? तुम्हारे गुप्तचर तो पहुंचे हुए हैं, तब उसको कोने वाले कमरे की क्या आवश्यकता है? रोहित, यह तो उस तकनीकी को पुष्ट करने का एक चारा है। जब से पिछले 3 दिनों से हम इस कमरे में बैठने लगे हैं, हमें कई गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वो भी मीडिया और मीडिया से बाहर भी। हमारा विश्लेषण इसी पर निर्भर होगा। मालूम है इसको क्या नाम दिया जाएगा? मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप बताएंगे? अरे बड़ा ही काव्यात्मक नाम है। क्या? इसे कहा जाता है गहरा गोता लगाना यानी कि डीप रिस्पॉन्स। क्या बात है। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। याद आया, डीप ब्लू। डीप ब्लू लगता है किसी समुद्री यात्रा से जुड़ा है। नहीं नसरीन, तुम्हें शतरंज में कोई रुचि है? कंप्यूटर कैसे शतरंज की चाल चलता है, कुछ याद है? मुझे तो इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रोहित। मेरे लिए तो शतरंज आसमान से तारे तोड़ना जैसा है। मेरे दादाजी और चाचा जी अवश्य यह खेल खेलते थे, परंतु मैंने कभी उनकी चली जाने वाली चालों को समझा ही नहीं। बहाना। कठिन तो है पर इतना भी नहीं कि हम समझ ही ना सके। इसके खेल के खिलाड़ी जीनियस समझे जाते हैं। बॉर्बी फिश्चर, विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव, नाइजिल शॉर्ट, बालाडिमीर, ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे, परंतु एकदम शांत चित्त वाले। मैं समझती हूँ, परंतु उन सभी का हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या संबंध? आप यांत्रिकी द्वारा बड़े बड़े खिलाड़ियों को चैलेंज कर सकते हो। ऐसा ही एक प्रोग्राम था ब्लू डीप। समझी, इसीलिए तुम इस नाम को लेकर इतने उतावले हो रहे हो। ठीक समझी। डीप ब्लू ने सबसे पहले अपनी क्षमता का प्रदर्शन 1996 में किया। जानती हो, उसने गैरी कास्परोव को 6 चालों में से एक में ही हरा दिया था। उस समय वो विश्व में सबसे प्रखर खिलाड़ी थे। खेल के बाद दिए हुए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वो कंप्यूटर की समझ पर आश्चर्यचकित है। अच्छा, ये तो बड़ी रोचक कहानी बताई है आपने मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं था। उस खेल के बाद डीप ब्लू के जनक कहे जाने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ बदलाव किए और फिर से कास्परोव को चैलेंज किया। ये मैच मई 1997 में आयोजित किया गया था और जानती हो, इस बार कास्परोव को हराकर विश्व में तहलका मचा दिया था। तुम्हारा कहना है कि डीप ब्लू एक यांत्रिकी मशीन है? बिल्कुल सही है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि यह मशीन है जिसको कंप्यूटर आदेश देता है, और आजकल तो सब कुछ बदल गया है। रोहित, कुछ और बताओगे? रुचिकर विषय है ये तो। बिल्कुल। अपनी हार से कास्परोव क्रोधित हो गया और उसने डीप ब्लू बनाने वाली कंपनी पर चीटिंग का आरोप लगाया। उसने कहा कि कंप्यूटर की सभी चालें अद्भुत और नवाचारों से परिपूर्ण थी। बेचारा कास्परोव। उसके बाद डीप ब्लू को रिटायर कर दिया गया। उसके पार्ट आज भी अमेरिका के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए हैं। जानती हो, वो कंप्यूटर 1 सेकंड में 1000 लाख स्थितियों का आकलन कर सकता था। सच में? हाँ। हालांकि उस खेल के विश्लेषण से पता चला कि कास्परोव की चालें अविवेकपूर्ण और गलत निर्णय पर आधारित थे। डीप ब्लू की जीत ने बता दिया कि मानव की क्रियात्मकता और सोच, जो कि गणित की जटिल गणना पर आधारित है, उसको भी कंप्यूटर जैसी मशीन द्वारा मात दी जा सकती है। अच्छा, मुझे सोचने दो। जो आप कह रहे हो वो बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब कुछ संभव है। नए शोध और आविष्कार इसे नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही समझा तुमने। क्या हमारे आनंद ने भी कभी ऐसा खेल खेला है? मेरा मतलब है कंप्यूटर के साथ। हाँ, 1998 में आनंद को भी ऐसी ही मशीन, जिसका नाम रेबल था, उसके साथ खेलने का अवसर मिला था। उस समय मानव जोड़ा जीतने में सफल रहा और खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने में भी सफल रहा। अरे वाह, क्या खुशी की बात है ये। हालांकि मैं शतरंज का खेल नहीं समझती, लेकिन आनंद की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। डीप ब्लू की घटना पुरानी हो चुकी है। उस मशीन में भी खामियां हो सकती हैं। क्या मतलब? क्रिया और प्रतिक्रिया तो साथ साथ चलती हैं। उन कंप्यूटर मशीनों में पूर्व के प्रकार के अनुभवों को नहीं डाला गया था।
और उसके अनुरूप काम करने के लिए भी प्रोग्राम तैयार नहीं किए गए थे। डीप ब्लू तो तुरंत की गई क्रिया के अनुरूप चला होगा। उसके बाद तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सही कहा नसरीन। इस दिशा में नई मशीनें जो आई हैं वो हैं अल्फागो, जिसे 4 घंटे में ही तैयार कर लिया गया था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं और शतरंज का खेल 2 यांत्रिक मशीनों के बीच खेला जाने लगा है। सच? बिल्कुल बिल्कुल यही सच है। इस खेल को पूरा समझ लेने के बाद अल्फागो ने सबसे श्रेष्ठ सॉफ्टवेयर स्टॉकफिश 8 को हराया था। इसमें 100 खेलों की चाल चली गई और अल्फागो आसानी से विजयी रहा। रोहित, तुमने तो कितनी अच्छी जानकारी दी है। मैंने इन 3 दिनों में जाना है कि हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने वाले अभी अपनी प्रारंभिक स्टेज में ही हैं और इसमें कई परिवर्तन संभव है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरू की स्टेज में ही है। चलिए आइए हम अपने काम की बात पर आएं। रोहित, क्या तुम इस प्रोग्राम से प्रभावित हुए हो? इस सिस्टम से हम दूसरों से आगे निकल चुके हैं। हम ऐसे ऐसे नए कदम उठा रहे हैं जो हमारे प्रतिद्वंदी सोच भी नहीं सकते। ये तो ठीक है नसरीन, परंतु अभी भी हम इस सिस्टम को विकसित करने के प्रारंभिक दौर में हैं। आप आंकड़े फीड करते हो तो यह प्रतिक्रिया करता है। इसमें पूर्व के अनुभवों से सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। पत्रकारिता जगत में अभी इसको स्थापित किया जाना है। रोहित, आज के जमाने में स्मृति स्पेस की कोई समस्या नहीं है। आगे की सोचो भाई। यह स्मृति तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं है। इस तंत्र और सिस्टम से निर्णय करने में दक्षता और आंकड़ों के विश्लेषण में अहम भूमिका हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय तुरंत और स्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए लिए जा सकते हैं। यदि आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी ही होगी। आप सही हैं। अच्छा यही है कि हम अपने काम पर ध्यान दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या होगा इसकी चिंता अभी करना ठीक नहीं है भाई। रोहित, मुझे भी पुलिस मुख्यालय भी जाना है। यदि आप साथ चल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। परंतु आपने इतनी सारी जानकारियां अपलोड करने को जो दी हैं वो... ओहो, समझी, मैं भूल गई थी। आप अपने काम को जारी रखिए। मैं काम समाप्त करके शीघ्र ही लौट आऊंगी। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। संतोष जी, कोई प्रगति हुई है इस घटना पर? नसरीन जी, मैंने आपको बताया था, अगर कुछ नया घटा तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। हाँ, आपने बताया था, परंतु यह प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, अतः देरी करना अच्छा नहीं होगा और हर समाचार पत्र आगे ही रहना चाहता है सर। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ और आप पर आ रहे दबाव को समझ सकता हूँ। हमारी कंपनी इस क्षेत्र में अपनी पहचान रखती है। पाठकगण अपराधों के बारे में जानना चाहते हैं और बढ़ रहे अपराधों से उन्हें डर भी लगता है। साइबर अपराध आज के समय की सच्चाई है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। परंतु मैंने सुना है और मैं इसे सत्यापित भी करना चाहूंगी, क्या ये सही है कि जेटा कंपनी अपने साइबर अपराध से जुड़े हुए कर्मचारियों की एक पार्टी आयोजित करने जा रही है? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वैसे भी कंप्यूटरों से सूचनाओं के चुराए जाने से इसका क्या संबंध है? अच्छा, मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहती, मैं तो बस इसे कंफर्म करना चाह रही थी। देखिए, कृपया अपने विचारों को मुझ पर मत थोपिए। आप चाहें तो उप जिलाधीश से पता कर सकती हैं। संतोष जी, यह जानना इतना भी जरूरी नहीं है। वैसे भी यह समाचार नहीं बनता। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आज हमारे स्थापना दिवस की 10वीं वर्षगांठ भी है। मैं हमारे प्रबंध निदेशक श्रीमान मनचंदानी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू होगा। आइए मनचंदानी जी। थैंक यू अर्पिता जी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आपको याद होगा कि पिछले तिमाही में हमारी प्रगति अद्भुत रही है। हमें हमारे पत्रकार और संपादकों पर गर्व है। मैं एक लंबे भाषण से आपको बोर नहीं करना चाहता हूं। साथ में मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कंपनी पत्रकारिता के उत्कृष्ट मापदंडों पर चलकर आगे बढ़ रही है। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और आगे के लिए संपादक महोदय को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। अब समय है सवाल जवाबों का। मिस्टर मनचंदानी, क्या आप बताएंगे कि आपके समाचार पत्र का जो सर्कुलेशन बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? ये बढ़ोतरी इतनी हुई है कि सभी चकित हैं। आपके सवाल के लिए धन्यवाद। इसके लिए मैंने बताया कि इसके पीछे हमारी टीम की भूमिका रही है। सारी टीम ने योजना के अनुसार कार्य किया
और आगे बढ़ी है। अर्पिता जी ने इस टीम को नया मार्ग सुझाया है। संपादक महोदया जी, आपकी टीम में सबसे श्रेष्ठ पत्रकार और रिपोर्टर कौन है? वैसे तो हमारी टीम एक परिवार की तरह है, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम मिलकर काम करते हैं। श्रीमान मनचंदानी जी, क्या आप बताएंगे कि कुछ दिन पहले आपने अपने ही 2 पत्रकार नसरीन और रोहित को बाहर निकाल फेंका। नसरीन को तो आपदा प्रबंधन पर रिपोर्टिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नहीं मैडम, देखिए, मैं इसे बाहर निकाल फेंकना नहीं कहूँगा। आज विश्व बहुत बदल चुका है, हर एक को अच्छे मौकों की तलाश होती है। उन्होंने अपने त्यागपत्र दिए थे जिन्हें कंपनी ने स्वीकार कर लिया। अर्पिता जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे तो ज्यादा उचित होगा। अर्पिता जी। जी, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने सही कहा है। रोहित और नसरीन बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। हर एक को जीवन में आगे बढ़ने का हक है। मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। इस दौरान हमने कुछ नए कॉलेज से पास आउट युवाओं को लेने का फैसला किया है। सर मेरा एक और सवाल है। एक मिनट, मेरा विचार है कि लंच का समय हो गया है, मुझे भी भूख लगी है और सोचती हूँ कि आप सभी को भूख लगी होगी, क्यों? बिल्कुल, यही उचित होगा। खाते समय इस चर्चा को जारी रखें। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं फॉर अ लंच। प्लीज कम। आइए। थैंक यू। नसरीन, हम लंबे समय के बाद यात्रा पर निकल रहे हैं। सही कहा रोहित तुमने, परंतु तुम्हारी यह बाइक पुरानी पड़ चुकी है। कितने धक्के लगाने पड़ रहे हैं इसमें। पुरानी चीजें पुरानी दोस्ती जैसी होती है नसरीन, इसलिए मैं इसे बदलना नहीं चाह रहा हूँ। क्या तुम उनके अगले कदम के बारे में कल्पना कर सकते हो? मुझे संध्या से कुछ पता चला है। तुम्हारे उस यांत्रिक दिमाग से तो मेरी कल्पना ज्यादा सटीक है। अर्पिता ने जो किया है, मुझे उस पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो बोनस की आस लगाए बैठी थी और उसने त्याग पत्र मांग लिया। देखो, हमारे पास उनकी जानकारियों का भंडार है, ये तो होना ही था। तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है कि उनका विश्वास हम पर नहीं रहा? हमने कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया रोहित? हाँ, हमने एक नई तकनीक पर काम किया जिस पर दूसरा कोई नहीं कर सकता था। अच्छा रोहित, अब क्या किया जाए? ज्यादा समय तक तो बेरोजगार रहना भी समस्या खड़ी कर देगा। मुझे पिताजी की दवाइयों के लिए और छोटे भाई की ट्यूशन फीस के लिए भी पैसे देने होते हैं। आइडिया, हम अपनी कंपनी शुरू करते हैं। कंपनी? तुम क्या कह रहे हो? ये हम पत्रकार हैं, व्यापारी नहीं हैं। अरे भाई, पत्रकार हैं, परंतु पुराने ख्यालों के पत्रकार नहीं हैं। हम डिजिटल युग के अन्वेषक हैं। उस यांत्रिक बुद्धि को विकसित करने वाले सज्जन ने कल रात मुझे फोन किया था। उसने सुझाव दिया कि क्यों नहीं हम कंसल्टेंसी फर्म शुरू करें जो विभिन्न मीडिया घरानों को सलाह दे सके। अभी ये उभरा हुआ क्षेत्र है और संभावना बहुत है इसमें। सच में? मुझ पर विश्वास करो नसरीन। उसने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस काम में साथ आने को तैयार बैठी हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पुलिस मुख्यालय जाकर प्रश्न उठाने हैं। बाकी सब काम दूसरी एजेंसियां करेंगी। इसका मतलब अर्पिता एंड कंपनी अब अकेली नहीं रहेगी। सभी मीडिया हाउस अब हम पर निर्भर करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो, पकड़ कर रखना। क्यों नहीं इस सुहाने मौसम का बाइक पर आनंद लिया जाए? ओके। रोहित, ये देखो, साइबर वर्ल्ड की बिल्डिंग। वाह, क्या बनावट है इसकी रोहित। बहुत खूबसूरत। अरे हाँ, सच में। हाँ, चलो ठीक से पकड़ना। मैं हाँ, रेस बढ़ा रहा हूँ। हाँ, ओके, चलो। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 21वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था प्रतिक्रिया कोड और कृत्रिम बुद्धि। आलेख डॉक्टर मानस प्रीतम दास का था। हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर RS यादव ने। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी का। निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक की। प्रस्तुति सहायक थे अब्दुल अहमद। भाग लेने वाले कलाकार थे हिम्मत सिंह नेगी, मेधा शुक्ल, अनु शर्मा, यामिनी और ऋषि। दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहिए हमारे साथ।
हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रा द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रिएक्टिव मशीन क्या है? और दूसरा प्रश्न है, रिएक्टिव मशीन की क्या विशेषताएं हैं? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201309। आप हमें अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हां, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर हम आपके उस प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। नमस्कार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।